जीएसटी की निगरानी के लिए सरकार ने बनाई 15 सदस्यों की कमेटी। हर मंगलवार को होगी समीक्षा बैठक। जीएसटी पर सरकार दूर करेगी कंफ्यूजन, दूरदर्शन पर लगेगी जीएसटी की क्लास। जीएसटी के लिए सरकारी विभागों की ही नहीं है पूरी तैयारी। सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने से एफसीआई के गोदाम पर ताला, तो जन औषधि केंद्र में हुई दवाओं की किल्लत। पुराने नोट बदलने का एक और मौका मुमकिन। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, जायज कारण से छूट गए लोगों को मिलना चाहिए मौका। 2 हफ्ते में मांगा जवाब। रिजर्व बैंक और सरकार के बीच मतभेद में फंसा इलेक्टोरल बॉन्ड। अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी से नाखुश आरबीआई ने बताया मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। सब्जियों के दाम में बरसात ने लगाई आग। देश के अलग अलग हिस्सों में 2 से 3 गुना तक बढ़ी कीमतें। कार्बन ने लॉन्च किया प्रीलोडेड भीम ऐप वाला पहला फोन K9 कवच। कीमत 5290 रुपए। फिंगरप्रिंट अनलॉक जैसे हाई एंड फीचर्स। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आपको अक्सर फोन पर एजेंट्स के कॉल तो आते ही होंगे। वो आपको बीमा या म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट प्लान बेचने की कोशिश करते हैं। ये एजेंट्स आपसे तरह तरह की मीठी मीठी बातें करते हैं। कई बार रिटर्न बढ़ा चढ़ाकर भी बताया जाता है और इसे ही कहते हैं मिस सेलिंग। जी हाँ, बीमा एजेंटों के मायाजाल से कैसे बचे, आज के योर मनी इंश्योरेंस स्पेशल में हम करेंगे खास चर्चा। साथ ही बीमा से जुड़े आपके सवालों के जवाब तो होंगे ही। हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मटपाल। पंकज जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं मिस सेलिंग से। यहाँ पे अक्सर योर मनी में हम देखते हैं कि हमारे दर्शक सवाल पूछते हैं कि गलती से हमने ये प्लान ले लिया। खरीदते वक्त तो उन्हें शायद अंदाजा नहीं होता पंकज जी कि वो क्या ले रहे हैं। इंश्योरेंस में गलती से निवेश कर रहे हैं। गारंटीड रिटर्न्स, जो कि डबल फिगर रिटर्न्स की प्रॉमिस का वादा उनको किया जाता है, उनको मिल जाएंगे। मुझे ये बताइए, मिस सेलिंग की परिभाषा है क्या? हम किसे कहते हैं मिस सेलिंग? जो जिस चीज की जरूरत आपको नहीं है, अगर वो बेचा जा रहा है, वो आपके प्रोफाइल से मैच नहीं होता है, या मिस रिप्रेजेंटेशन है, आपको कुछ कहा जाता है। जैसे आपने बोला कि बढ़ा चढ़ाकर रिटर्न बताए जाते हैं, वो चीज, या कई बार इस तरह से बताया जाता है कि आपको कुछ और समझ में आता है। इस तरह की चीजें जो आपको जरूरत नहीं थी इंश्योरेंस की, आपको कई बार तो इवन ये देखा गया है कि इंश्योरेंस प्लान को इन्वेस्टमेंट प्लान कह के बेचा जाता है। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं जो आपके फेवर में नहीं है, उसको वो मिस सेलिंग है बेसिकली। तो ये इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही हैं बिना बताए हुए, गलत तरीके से बताकर। या कई बार ये भी होता है कि आप बैंक में जाते हैं लॉकर लेने के लिए और आपको कहा जाता है कि अगर लॉकर चाहिए तो आपको एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, या फिर आपको लोन चाहिए, थोड़ा सा प्रोफाइल आपका अच्छा नहीं है, आसानी से आपको लोन नहीं मिलता है, हम आपको करके देंगे, लेकिन इसके लिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी। और ये भी कहते हैं कि जितने का आप लोन लेना चाह रहे हैं उसी में हम ऐड कर देंगे। हाँ। तो आपको जेब से भरना भी नहीं है। बाद में वो इंश्योरेंस पॉलिसी गले की हड्डी बन जाती है। समझ नहीं आता कि क्या करें। और ऊपर से जो आप लोन ले रहे हो, जरूरत थी 1 लाख की, आपने 50,000 का एक और इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन ले लिया। हाँ। उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी पे करोगे। तो एक तो मजबूरी में आप लोन ले रहे थे, ऊपर से लोन देकर आपसे पॉलिसी खरीदवाई गई। हाँ। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये मिस सेलिंग है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर आप भी मिस सेलिंग के शिकार हुए हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योर मनी आज आपको बताएगा कि इससे निपटा कैसे जाए। मुझे ये बताइए, मिस सेलिंग से बचने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले देखिए, पहली बात तो यह है कि जानकारी खुद को होनी चाहिए, हम किसी और पर बात करने से पहले। क्योंकि मतलब इस तरह के लोग तो मिलेंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे। सरकार बहुत सारी कोशिशें कर रही है, बट उसके बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जानकारी हासिल करें। जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, उसका ब्रोशर, उसकी पॉलिसी की वर्डिंग्स, जो भी जानकारी है, अब सामने वाले व्यक्ति क्या बता रहा है, लेकिन आप उससे राइटिंग में लें, उसको देखें, समझने की कोशिश करें। जिस जानकार पर आप विश्वास करते हैं उससे और पूछें। इस तरह से आप पहले जानकारी हासिल करें। दूसरी बात, खरीदने के बाद भी, जैसे हम इंश्योरेंस की बात करें, वहां पर 15 डेज का फ्री लुक पीरियड होता है। मतलब 15 डेज के अंदर अगर आप उससे सहमत नहीं है जो आपको बताया गया था, और पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में आपने पाया कि वैसा नहीं है, तो आप अपनी पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक गलती होती है, लोग भूल जाते हैं। एक बार पहले तो आपने पहले नहीं समझा, या आपने आंख बंद करके विश्वास कर लिया एजेंट के ऊपर या बैंक
जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, उस पर विश्वास करके आपने खरीद लिया। और दूसरी बात, प्रोडक्ट आने के बाद भी आपने उसको कहीं पर संभाल के रख दिया। लेकिन जरूरत यह थी कि जैसे ही आपके पास आता है, जिस दिन आता है उससे 15 डेज का टाइम आपको मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। सो आपको पहली चीज ये करनी चाहिए, जैसे ही पॉलिसी आपके पास आई आप उसको ध्यान से पढ़े। किसी समझदार व्यक्ति, अगर आपको उतनी नॉलेज नहीं है फाइनेंस के बारे में, तो किसी और व्यक्ति से पूछें, आप अपना क्वेश्चन यहां पर भेजें। तो कम से कम आपको मदद होगी। लेकिन कई बार लोग 1 साल के बाद जब प्रीमियम भरने को आता है तब देखते हैं कि ये पॉलिसी में क्या था, क्या मुझे प्रीमियम सच में भरना था। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और कानूनी तौर पर भी आपको मदद नहीं मिल पाती है। लेकिन मुझे बताइए, अब अगर मिस सेलिंग हो चुकी है और आपको समझ में आ गया है कि ये पॉलिसी हमें गलती से बेच दी गई है, गलत बताकर बेच दी गई है, तो अब उससे निपटने के लिए क्या हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएं? सबसे पहले पूरी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, पहले तो आप कंपनी में कंप्लेंट कीजिए। आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए, ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर जो है उसके आप मिलिए। आप सहमत नहीं हैं तो इंश्योरेंस में एक अच्छा है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैकेनिज्म है IRD की वेबसाइट पर। IGMS पर आप जाएं और वहां पर अपना जो कंप्लेंट है उसको दर्ज करें। उसके बाद में अगर आप सहमत नहीं हैं तो आपके पास ओम्बड्समैन का विकल्प है, आप ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर फिर भी आप सहमत नहीं हैं तो उसके अगेंस्ट में भी आप अपील कर सकते हैं। आपके पास में कंज्यूमर फोरम है, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी में ही कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं किसी बैंक के थ्रू तो कई बार रिकॉर्डिंग भी होती है। अगर फोन के ऊपर बाय किया है तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। प्लस आपने जब भी कोई डॉक्यूमेंट साइन किया है तो आप ये देखें कि कई बार ये होता है कि आपको क्रॉस करके बता दिया जाता है यहाँ पर आप साइन कर दीजिए। तो आप जरूर देखें कि आप साइन करने से पहले क्या लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही साइन करें। तो अगर खुद ही आपने फॉर्म भरा है, खुद साइन किए हैं, तो डेफिनेटली अगर मिस सेलिंग हुई है, कुछ और बताया गया था, तो रिकॉर्ड में ये बिल्कुल मिल जाएगा कि आपने क्या कहां पर साइन किए, कहां पर नहीं किए हुए हैं। तो ऐसा ब्लैंक फॉर्म के ऊपर साइन ना करें। अदरवाइज क्या होता है, साइन आप करते हो, बाद में आपका एजेंट या बैंक में जो भी कर्मचारी है उसमें कुछ भी भर देता है और फिर जब कानूनी तौर पर आप मदद लेते हैं तो एविडेंस आपके अगेंस्ट जाता है। क्योंकि आपने साइन किए हुए हैं। तो इसलिए आप पहले तो फॉर्म को खुद भरें, पढ़ के भरें, साइन बाद में करें, पहले उस फॉर्म को पूरा भर लें। और उसके बाद में अगर आप सहमत नहीं हैं, बाद में मिस सेलिंग फिर भी होती है, तो जैसे मैंने बताया, बैंक आप इंश्योरेंस कंपनी में कंप्लीट करें। अगर बैंक के थ्रू खरीदा है तो आप तो, क्योंकि बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी एक अलग से ये मैं ओम्बड्समैन के ही रोल पर बात करना चाहती हूँ। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन और बैंकिंग ओम्बड्समैन दोनों के रोल के बारे में विस्तार से बताइए कि इसे हम कैसे समझें। देखिए, ओम्बड्समैन आपकी मदद के लिए है। आपके साथ में कुछ भी मिस सेलिंग हुई है या इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं दे रही है, आपको कोई चीज में डिले कर रही है, तो आप ओम्बड्समैन को अप्रोच करते हैं। ओम्बड्समैन पहले ट्राई करता है कि एक सेटलमेंट हो जाए एग्रीमेंट के साथ में। आपसे जो भी आपने कंप्लेंट की है उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। इन तक हम पहुंचे कैसे? ओम्बड्समैन तक हम कब जाएं? अगर आप कंपनी में जो ग्रीवेंस मैकेनिज्म है, जो भी ऑफिसर है, उससे आप सहमत नहीं है, आपने कंप्लेंट की, 30 डेज में आपको कोई रिप्लाई नहीं मिला, आप सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला, तो उस केस में आप राइटिंग में ओम्बड्समैन को लिख सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। दोनों ही फैसिलिटी आपके पास में है। आप IRD की वेबसाइट पे जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं और या फिर आप राइटिंग में भी IRD को लिख सकते हैं, ओम्बड्समैन को आप लिख सकते हैं। तो वहां इस तरह से आप अप्रोच करेंगे और उसके बाद ओम्बड्समैन जो है वो जिसके अगेंस्ट में आपने कंप्लेंट की है, बेसिकली अगर इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेंट है, उनसे वो जवाब मांगेगा। अगर वहां पर जवाब ये मिलता है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो सही नहीं है, तो शायद उसको वैसे ही खत्म कर दिया जाए। अदरवाइज कोशिश ये होगी कि एग्रीमेंट के साथ में दोनों पार्टियों को बात की जाएगी और उसका समाधान ढूंढा जाएगा। लेकिन अगर आप उससे सहमत नहीं है, अगर वो इंश्योरेंस कंपनी मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने मिस सेलिंग की है, उनके एजेंट ने मिस सेलिंग की है, तो उस केस में फिर आपकी कंप्लेंट को दर्ज किया जाएगा और जो सुनवाई होगी उसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन अवार्ड किया जाएगा ओम्बड्समैन के द्वारा। ओके, मुझे ये बताइए कि अब जो बैंकिंग ओम्बड्समैन की हम बात कर रहे हैं, इन्हें कैसे ज्यादा ताकत मिल गई है और इनके रोल में कितना इजाफा हुआ है इंश्योरेंस के मिस सेलिंग केसेस को लेकर? देखिए, पहले बैंकिंग में जो आपके बैंकिंग प्रोडक्ट थे उससे रिलेटेड अगर कुछ भी
मिस सेलिंग होती थी या आप किसी बात से संतुष्ट नहीं थे तो ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट करते थे। लेकिन 1 जुलाई से अभी इफेक्टिव हो गया है कि जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आज की तारीख में बैंक सिर्फ बैंकिंग के अलावा उसके अलावा भी इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड प्लस दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी आपको बेचते हैं। तो ऐसे में अगर कुछ मिस सेलिंग होती है तो उस केस में भी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो इसके लिए अभी ये एक और एडिशन कर दिया गया है कि बैंकिंग प्रोडक्ट के अलावा जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली अगर मिस सेलिंग की बात करें म्यूचुअल फंड में कम होती है क्योंकि वहां पर जो कमीशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। मिस सेलिंग ज्यादा इसके लिए होता है क्योंकि टारगेट पूरे करने के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का प्रेशर होता है या फिर इंसेंटिव्स के लालच में अधिकतर इंश्योरेंस ज्यादा मिस सेलिंग होती है। इसके लिए ऐसे किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में जहां आपको लगता है कि मिस सेलिंग हुई है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कि कितने तक के केसेस यहाँ बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास अटेंड होते हैं या हम जा सकते हैं उनके पास? आप 20 लाख रुपीस तक का के केस के लिए आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। और ऐसे ही इंश्योरेंस में है 20 लाख तक के लिए आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को भी अप्रोच कर सकते हैं। और यहाँ पर सुनवाई के लिए कितने दिन लगेंगे? आपको 30 डेज में आपको अगर सेटलमेंट नहीं होता है एग्रीमेंट के साथ में तो उसके बाद में फिर ओम्बड्समैन अपने हिसाब से हियरिंग स्टार्ट करेंगे उसकी और आपको डिसीजन मिलेगा। क्या ओम्बड्समैन के तरफ से लिया हुआ फैसला भी आगे चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल, उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हैं। आप फिर कंज्यूमर फोरम में जा सकते। पहले तो उसके अलावा जैसे बैंकिंग में अगर ओम्बड्समैन की बात करें तो आप उसके अगेंस्ट में आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर के पास में कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। बट अगर उनसे भी आप चीज सहमत नहीं है तो आपके पास में फिर भी एज ए कंज्यूमर फोरम अवेलेबल है, आप अपनी कंज्यूमर फोरम में केस दर्ज करा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाके बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ मिस सेलिंग की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको IRDA पर शिकायत करनी है तो आप www.igms.irda.gov.in पे जाके अपनी मिस सेलिंग के लिए जो भी शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आप योर मनी को भी अपना सवाल भेज सकते हैं। हम भी आपके सवाल का जवाब यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और ट्वीट भी कर सकते हैं। फिलहाल योर मनी का फोकस बना हुआ है इंश्योरेंस पर ही और फिलहाल रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देंगे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और अब हम जुड़ेंगे हमारे दर्शकों के साथ। और पहले दर्शक नंद किशोर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, बताएं कहां से बोल रहे हैं नंद किशोर जी? गुड इवनिंग, मैं बोल रहा हूं तिलक नगर न्यू दिल्ली से। गुड इवनिंग, पूछिए, आपने इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कोई सवाल हमें भेजा है जो कि जीवन सरल पॉलिसी को लेकर है। कब से बने हुए हैं आप इसमें? 5 साल से? 5 साल हो गए। ठीक है, मुझे बताइए कि आपका सवाल अब क्या है? आप इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं? वही मेरा कंसर्न है कि जो मेरा एजेंट है उसने मुझे बताया कि आफ्टर 10 ईयर आपको लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। ओके, तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें लॉयल्टी एडिशन है कि नहीं है आफ्टर 10 ईयर्स? ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर नहीं है तो क्या मैं इस पॉलिसी में बना रहा हूँ कि इसको अभी छोड़ सकता हूँ? क्योंकि मेरे ख्याल से जिस टाइम मैंने ऑनलाइन कर दिया है इतना बेनिफिशियल नहीं लग रहा है। बट जो एजेंट कह रहे हैं कि आफ्टर 10 ईयर इंक्लूडिंग लॉयल्टी एडिशन प्लस प्रीमियम जितना पे किया आपने, आपको ये बेनिफिट रहेगा। कितना आएगा आपके हाथ में कुल मिला के? कोई रफ अमाउंट बताया होगा उन्होंने? उसने मेरे ख्याल से 3.5 लाख से 4 लाख बताया उसने मुझे। 3.5 लाख से कुछ ज्यादा आपको हाथ में मिलेगा। और आपने क्लियरली पंकज जी, जैसे कि हमने चर्चा भी की पहले सेगमेंट में, कि एजेंट की बात में आके और देखिए इन्होंने इनको लॉयल्टी एडिशन के नाम पे लुभा लिया और पॉलिसी बेच दी है। सबसे पहले लॉयल्टी एडिशन का फीचर इस पॉलिसी में क्या है वो समझाएं। लॉयल्टी एडिशन इसमें है पॉलिसी में। इंश्योरेंस कंपनी ने LIC ने बोला है कि जैसा भी प्रॉफिट होगा, जैसा एक्सपीरियंस होगा, उस हिसाब से हर साल वो देंगे, पर 10 साल इनकी पॉलिसी का होना चाहिए उसके बाद ही तो लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। लेकिन फिर भी उसके बाद में बोलूंगा कि इनको पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव है, अगेन अगर कुछ हो जाता है, अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो उस केस में उसके जो डिपेंडेंट हैं उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से 30,000 से ऊपर का प्रीमियम भर रहे हैं और जो लाइफ कवर है उससे आपके इंश्योरेंस की जरूरत पूरी नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बने रहने का कोई
मतलब वजह नहीं है। दूसरी बात, अगर लॉयल्टी एडिशन के चक्कर में आप इतना और वेट करेंगे, मतलब 5 साल और वेट करेंगे, तो मतलब आप फिर से इतना प्रीमियम भर रहे हैं। उससे अच्छा अगर आप सरेंडर कर दें उस पॉलिसी को, और या कम से कम प्रीमियम पे करना बंद कर दें, आप पेड अप कर दें उस केस में, तो जो पैसा आपका बचेगा उससे आप अच्छा है कि टर्म प्लान ले लें अगर जरूरत है। बाकी अपनी मर्जी से, अपनी जरूरत के हिसाब से, जहां आपको लगता है कि आप जिस हिसाब से आपका रिस्क एपेटाइट है, टाइम होराइजन है, आपका ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। लेकिन यहां पर सिर्फ ये लालच करके कि 5 साल और रुकेंगे तो लॉयल्टी एडिशन मिल जाएगा, तब भी मैं बोलूंगा ये अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। मुझे 2 सवाल पूछने, एक तो पेड अप कैसे करें, साथ ही सरेंडर करने का निर्णय कैसे लें? अगर पेड अप करना है तो आप अगर प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं, पॉलिसी ऑटोमेटिकली वो आपकी लैप्स हो जाती है। हाँ। आपका जो पैसा पहले से जमा था वो वहां पर है, और जब उसकी मैच्योरिटी होगी उस वक्त आप उस पैसे को आप निकाल सकते हैं। तो दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, सरेंडर करना कैसे? सरेंडर में 5 साल के बाद में, क्योंकि इस पॉलिसी में स्पेशली इसकी जो सरेंडर वैल्यू है वो हर साल में डिसाइडेड है। तो 5 साल के बाद जो सरेंडर वैल्यू आपको बोली गई है, वो सरेंडर वैल्यू जो आपको बल्कि सम एश्योर्ड बोला गया है, वो सम एश्योर्ड आपको पूरा मिल जाता है। 5 साल के बाद उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो टोटल प्रीमियम आपने पे किया है, हो सकता है कि आपको उससे ऊपर कुछ ना मिले, या हो सकता है थोड़ा सा नुकसान भी हो। टोटल प्रीमियम भी पूरा वापस ना आए, पर आप ये समझ लें कि उस बीच में आपका रिस्क कवर था, जिसके लिए आप मोर्टेलिटी चार्जेस दे रहे थे, तो कम से कम आसपास या थोड़ा भी कम मिले तो भी उसको आप लेके कहीं पर और इन्वेस्ट कर दे, ताकि आने वाले समय में जो आपका लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा, और प्लस आगे जो पैसा आप नहीं भरेंगे, 30,000 जो यहां भर रहे थे, उसको कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बदले में आपको ज्यादा मुनाफा होगा। चलिए, तो यहाँ पे सलाह आपको यही है कि आप या तो सरेंडर कर दें इसको, और बेहतर पॉलिसी के लिए आपको ऑनलाइन टर्म प्लान हम रेकमेंड कर रहे हैं, जो कि एक प्योर इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपके पास होनी चाहिए एक लाइफ कवर के तौर पे। आगे बढ़ते हैं, ईमेल के जरिए संदीपन दार का सवाल लेते हैं। इन्होंने इंश्योरेंस पे सवाल पूछा है। इन्हें अपने माता पिता के लिए और अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। पिता की उम्र 66 है और इनकी मदर की 57 है। कोई हेल्थ इश्यूज है या नहीं उसकी जानकारी हमें नहीं दी है, लेकिन आप इन्हें क्या सलाह देंगे? क्या ये फैमिली फ्लोटर ले लें या माता पिता के लिए इंडिविजुअल, अपने परिवार के लिए फ्लोटर लें? ये फ्लोटर ना लें। पहली बात तो पेरेंट्स की एज थोड़ी ज्यादा है, उस हिसाब से बोलूंगा कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आप कंसिडर करें। और अपने लिए भी ये मैरिड है कि नहीं ये नहीं मालूम है, तो अगर फैमिली है तो आप फ्लोटर ले सकते हैं, अदरवाइज इंडिविजुअल प्लान आप अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर कौन सा प्लान है वो भी आपने पूछा था, तो क्योंकि जैसे एक एक्टिव हेल्थ प्लान है आदित्य बिरला का, इसमें एज ऑफ एंट्री कुछ नहीं है, मतलब कोई भी एज का व्यक्ति, कम से कम 91 डेज का बच्चा उसमें एंटर कर सकता है, लेकिन उसके बाद अपर लिमिट कुछ नहीं है। कोई भी एज में आप ये पॉलिसी बाय कर सकते हो। तो जैसा हमने बोला कि 66 आई थिंक एज बताई है पिताजी की, तो उस हिसाब से आप माता के लिए भी, फादर के लिए भी और अपने लिए भी इंडिविजुअल ये पॉलिसी ले सकते हैं। प्रीमियम कितना होगा फिर इसका? वो डिपेंड करेगा एज के हिसाब से, हाँ। लेकिन डेफिनेटली इनके लिए कम होगा, फादर के लिए बहुत ज्यादा होगा, लेकिन एटलीस्ट चॉइस है आपके पास, क्योंकि बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे मैं बोलूंगा अपोलो म्यूनिक की एक ऑप्टिमा रिस्टोर है, ये भी एक अच्छा प्लान है, लेकिन यहाँ पर 65 इयर्स मैक्सिमम है। तो आपको फिर वहां पर आपको ऐसा करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मदर के लिए अलग पॉलिसी ले लें और फादर के लिए फिर आपको जो सीनियर प्लान है वैसा आप कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने बोला, ये प्लान के अंदर बहुत सारे दूसरे फीचर्स भी हैं, मतलब एक हेल्थ केयर पैकेज है आपके लिए समथिंग, हाँ। तो इसके लिए आप ये कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, अपोलो म्यूनिक, ऑप्टिमा रिस्टोर, अपोलो सीनियर आपको रेकमेंड कर रहे हैं संदीपन। आगे बढ़ते हैं और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए फिलहाल, लेकिन जारी है सवाल जवाब का सिलसिला, बने रहिए। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर, और अगले दर्शक पटना से शशि कपूर हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार शशि जी, बताएं, इंश्योरेंस में सवाल है आपका, क्या है सवाल? जी बहुत बहुत नमस्कार एंड शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें सवाल पूछने के लिए। ये पूछना चाह रहा था कि 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो मेरा सवाल है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, इसकी प्रीमियम तो ज्यादा है बाकी लोगों की तुलना में, बाकी सारी प्राइवेट कंपनीज की तुलना में, बट मैंने सुना है कि इससे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि ज्यादा प्रीमियम देके क्या लाइफ इंश्योरेंस टर्म पॉलिसी लेना ये बेहतर होगा भविष्य के लिए या नहीं?
चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। वो तमाम दर्शक जो अपने लिए टर्म प्लान ढूंढ रहे हैं और इसी दुविधा में फंसे हुए हैं, हम इन्हें बेसिक्स ऑफ टर्म प्लान यहाँ समझा देते हैं। थंब रूल क्या है टर्म प्लान खरीदने का, और बहुत अच्छा सवाल है। LIC के टर्म प्लान महंगे हैं वाकई, अगर हम देखें बाकी तमाम इंश्योरेंस कंपनियों के मुकाबले। चुनाव कैसे करें? देखिए, अभी उन्होंने बोला कि इसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट है, तो हाँ। बेनिफिट तो इंश्योरेंस में कुछ होता नहीं है। इंश्योरेंस क्योंकि स्पेशली हम टर्म की बात कर रहे हैं, तो अगर जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, टर्म के दौरान उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो इंश्योरेंस की रकम है वो उनको उनके परिवार वालों को मिलती है। तो यहाँ पर बेनिफिट तो सेम ही है। थोड़े से फीचर कई बार पॉलिसी में होते हैं कि आपको एक लिमिटेड टर्म के लिए प्रीमियम पे करना है या पूरी अवधि में पे करना है, या फिर कुछ राइडर्स होते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन LIC का भी एक E-टर्म करके ऑनलाइन प्लान है, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरी कंपनीज के ऑनलाइन टर्म प्लान के साथ, तो आप पाएंगे कि LIC का जो प्लान है वो बहुत महंगा है। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप LIC के बजाय प्राइवेट जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का प्लान है, या फिर HDFC का ऑनलाइन प्लान है क्लिक टू प्रोटेक्ट, 3D+ आ गया बल्कि एक प्लान, उसमें काफ़ी दूसरे एडिशनल ऑप्शंस भी हैं आपके पास में, तो आप इस तरह के प्लान ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखें, क्योंकि जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो एक ही बात, अगर कुछ हो जाए तो बाद में जिसको क्लेम करना है उसको कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हैं आपके लाइफ से रिलेटेड, वो सब आप डिस्क्लोज करें बराबर से, ताकि क्लेम मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, और यहाँ पे आपको रेकमेंड कर रहे हैं ICICI प्रू iSmart, HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट और HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट 3D प्लान भी आप ले सकते हैं। तो अपने प्रीमियम के हिसाब से हमने आपको विकल्प दे दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आने के लिए पंकज जी। और इसी के साथ योर मनी में मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन इंश्योरेंस से जुड़े हुए तमाम सवाल आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर ट्वीट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।